गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स के दूसरे वीडियो लेक्चर में पुनः हाजिर हैं, जिसमें हम लोग आज एक नए टॉपिक उसके आगे पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट। आपने पिछले वीडियो में बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में जाना, बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है तथा उसके कौन कौन से अणु हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो उसमें आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दें कि बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना। बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं। पहला आपका आता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था। दूसरा आपने प्रोटीन पढ़ा था। तीसरा विटामिन, चौथा हार्मोन्स और पांचवा आपका जो था वो था अमीनो एसिड। ठीक है, इस तरह से और भी आपके बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं हम उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आपने हमें जो है कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल में पढ़ना है। किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो आपने जाना कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है तथा उसके वर्गीकरण कौन कौन से हैं। वर्गीकरण में जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्गीकरण होता है बेटा, वो जल अपघटन के आधार पर। जल अपघटन के आधार पर आपने इसे 3 वर्गों में बांटा था। कौन कौन से? मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का जल अपघटन नहीं होता है। ओलिगोसेकेराइड का जल अपघटन कराने पर मोनोसेकेराइड के 2 से 10 अणु प्राप्त होते हैं, और ठीक इसी तरह से पॉलीसेकेराइड का जल अपघटन कराने पर मोनोसेकेराइड के 8 ऑफ मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। तो आज हम लोग उसी के आगे जो है मोनोसेकेराइड के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। मोनोसेकेराइड को पुनः कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड को 2 उपवर्गों में बांटा गया है। कितने? 2। एक का नाम है एल्डोज और दूसरे का नाम है कीटोज। अगर क्रियात्मक समूह के रूप में CHO समूह अर्थात एल्डिहाइड समूह उपस्थित है तो उसे एल्डोज कहेंगे। अगर कीटोन समूह उपस्थित है तो उसे हम क्या कहेंगे? कीटोज कहेंगे। आइए इसके हम कुछ उदाहरण को देखते हैं। इसका इन दोनों का जनरल फार्मूला जो होता है, जनरल फार्मूला होता है CH2O का होल n बराबर 3, 4, 5, 6। इस तरह से आप एक कोई नंबर हो सकता है। जैसे मान लीजिए n बराबर 3 लेते हैं तो आपका एक नया कंपाउंड का निर्माण होगा जिसका नाम होगा C3H6O3। इसका नाम होगा एल्डो ट्राइयोज। क्या नाम होगा? एल्डो ट्राइयोज। चूंकि इसमें कार्बन की संख्या 3 है इसलिए यहाँ पर हम ट्राई लगा देंगे। अगर 4 रहेगी, कार्बन संख्या 4 रखेंगे, सूत्र में जो आपका पुराना सूत्र है CH2O, अगर ये बराबर 4 रखेंगे तो आपका हो जाएगा C4H8O4। इसका नाम हो जाएगा एल्डो टेट्रोज हो जाएगा, एल्डो टेट्रोज। ठीक इसी तरह से अगर 5 है C5H10O5 तो हो जाएगा एल्डो पेंटोज। अगर 6 है C6H12O6 तो यहां पर हो जाएगा एल्डो हेक्सोज। 6 कार्बन है तो हेक्सोज हो जाएगा, 5 कार्बन है तो पेंटोज हो जाएगा, 4 कार्बन है तो टेट्रोज हो जाएगा, 3 कार्बन है तो ट्राइयोज होगा। ठीक इसी तरह से इसकी भी नेमिंग करेंगे। अगर जैसे क्रियात्मक समूह के रूप में कीटोन है तो यहाँ पर हम कीटो लगा देंगे, कीटो ट्राइयोज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज। ठीक है बेटा।
तो इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका है हेक्सोज। क्या है? हेक्सोज के अंतर्गत जो है आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज ये सभी जो होते हैं ये हेक्सोज के अंतर्गत ही आते हैं। तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्गीकरण है वो आपका क्या है? हेक्सोज का है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर नॉमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं, कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने हेक्सोज ले लिया, हेक्सोज को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हेक्सोज के अंतर्गत आपका कौन कौन सा आता है? ग्लूकोज एक उदाहरण ले लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप जानते होंगे ग्लूकोज में दो प्रकार के होते हैं, डी ग्लूकोज होता है, दूसरा एल ग्लूकोज ना बेटा। आप ग्लूकोन डी पीते होंगे, गर्मियों के मौसम में ग्लूकोन डी का उपयोग किया जाता है जो हमें ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो वहां पर ग्लूकोन डी जो आपके ग्लूकोज होते हैं उसमें दो प्रकार के होते हैं, ग्लूकोन डी होता है, दूसरा ग्लूकोन एल होता है। तो ग्लूकोन डी हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और ग्लूकोन एल जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आइए समझते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला आप जान रहे हो, C6H12O6। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो CHO, CH, OH, CH, OH, COH, H, COH, H। इसके बाद आता है CH2OH। ये देखते हैं बेटा इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन। 6 कार्बन में सबसे लास्ट वाला जो कार्बन होता है वो आपका है CH2OH। छठा कार्बन है आपका, जो छठे कार्बन के पहले का जो कार्बन है इसके ऊपर आ रहा था पांचवा कार्बन जो होता है। पांचवें कार्बन पर हम देखते हैं हाइड्रॉक्सिल समूह किस दिशा में है। अगर राइट दिशा में है तो यहाँ पर हम इसका नाम डी ग्लूकोज करेंगे। ठीक है बेटा, क्या नाम करेंगे? डी ग्लूकोज, या इसी को प्लस ग्लूकोज भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड का जो नेचर होगा प्लेन पोलराइज लाइट को वो क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसलिए इसको हम डी ग्लूकोज या प्लस ग्लूकोज भी कहते हैं। अगर यही OH राइट दिशा में ना होकर के लेफ्ट दिशा में रहेगा तो उसे हम बोलेंगे एल ग्लूकोज। CHO, C, OH, H, C, OH, H। सॉरी बेटा, यहाँ पर OH इधर लगाएंगे, यहाँ H रहेगा। तीसरे कार्बन पर OH आपका लेफ्ट दिशा में रहता है और चौथा कार्बन OH, H। पांचवा कार्बन में OH किस दिशा में हो गया? बाएं दिशा में हो गया H, और ये हो जाएगा CH2OH। यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों में यही इतना अंतर है पांचवें कार्बन पर। पांचवें कार्बन में इधर OH जो था आपका राइट दिशा में था, इधर किधर है? लेफ्ट दिशा में है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एल ग्लूकोज, या इसी को हम कहेंगे माइनस ग्लूकोज। ठीक है बेटा, इसी तरह से कोई भी कंपाउंड आपको दिखे तो हम सबसे लास्ट के कार्बन, सबसे लास्ट का जैसे इसमें छठा कार्बन सबसे लास्ट है, इसके पहले का जो कार्बन है पांचवा कार्बन, पांचवें कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या को देखते हैं कि किस दिशा में है। अगर राइट दिशा में है तो वो हो जाएगा डी ग्लूकोज, और अगर लेफ्ट दिशा में है तो एल ग्लूकोज। ठीक इस तरह से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। ये उदाहरण और ले लेते हैं समझने के लिए, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो सके। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक चीज आपको बताना भूल गए हम, ये भी समझ लीजिए इसमें कितने कायरल कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कायरल कार्बन है, क्योंकि इन चारों कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें और ये जो पहला छठा है इसमें डिफरेंट ग्रुप नहीं जुड़े हुए हैं। इसमें देखना है एक कार्बन यहाँ है और यहाँ पर एक ग्रुप है, और एक ग्रुप ये पूरा है आपका, ये इतना पूरा। ठीक है बेटा, तो ये क्या हुआ? हमने आपसे बताया था, अगर आप लोग पहले के वीडियो में देखे होंगे, अगर कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, A, B, C और D, इस तरह से अगर 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इस कार्बन को असममित कार्बन बोलेंगे, या इसी को कह सकते हैं कायरल कार्बन कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके कितने आइसोमर हो सकते हैं, यहाँ पर बात ये है। तो यहाँ पर एक फार्मूला है 2n²। n जो है ये कायरल कार्बन की संख्या है,
जितना कायरल कार्बन रहेगा वो उतना संख्या में यहाँ पर लिख करके जो है कि कैलकुलेट कर लेंगे। जो संख्या आएगी, जैसे मान लीजिए 4 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 मतलब ग्लूकोज के 16 आइसोमर होंगे। कितने आइसोमर होंगे? 16, जिसमें से 8 डी ग्लूकोज होगा और 8 जो है एल ग्लूकोज होगा। तो यहाँ पर हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना जानना है कि एक डी ग्लूकोज होता है, दूसरा एल ग्लूकोज होता है हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ी सी आपको बता दी है आइसोमर के बारे में। आइए हम थोड़ा सा एक्सरसाइज और कर लेते हैं नेमिंग पर। जैसे एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड लें, ग्लिसरॉल्डिहाइड CHO C OH H CH2 OH। अच्छा बेटा, ये देखेंगे 1 2 3 है, 3 कार्बन है और कौन सा क्रियात्मक समूह क्या है? एल्डिहाइड है। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? एल्डो ट्राई OH के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पर 3 कार्बन है, अगर इसको हम ये जानेंगे कि ये कौन सा है, डी ग्लूकोज डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है कि एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपका OH है वो राइट दिशा में है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, अगर ये OH लेफ्ट दिशा में रहेगा तो क्या हो जाएगा? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, एल के स्थान पर हम इसे माइनस भी कर सकते हैं, डी के स्थान पर प्लस कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो नेचर होगा प्लेन पोलराइज्ड को क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का। ठीक है, ये तो हो गई मोनोसेकेराइड के वर्गीकरण की बात। मोनोसेकेराइड के वर्गीकरण में हम लोगों ने जाना कि इसे क्रियात्मक समूह के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया, एल्डोज और कीटोज। अब हम इसी क्रम में बेटा आगे चलते हैं, ग्लूकोज के प्रिपरेशन की बात करेंगे। यहाँ पर ग्लूकोज जो आपका होता है कंपाउंड, यहाँ पर हम इसके थोड़ा से प्रिपरेशन देखेंगे, किन किन विधियों द्वारा हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। अगर हमें ग्लूकोज को लैब में बनाना हुआ तो हम थोड़ी सी चीनी को लेते हैं जिसका नाम है सुक्रोज। पहला मेथड है बाई सुक्रोज, ये आपका लेबोरेटरी मेथड है। ठीक है, इसमें देखते हैं सुक्रोज लेते हैं। सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11 प्लस H2 जल के एक और लेते हैं। इसका हम क्या करा देते हैं, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं, तो यहाँ पर 2 प्रकार के मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं, C6H12O6 C6H12O6। एक का नाम होता है ग्लूकोज और दूसरे का नाम होता है फ्रक्टोज। ठीक है बेटा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज इस तरह से आपके और प्राप्त होते हैं। ये तो हो गया लैब मेथड है। जो दूसरा मेथड है बाई स्टार्च। स्टार्च जो होता है ये इंडस्ट्रियल मेथड होता है। ठीक है बेटा, इंडस्ट्रियल मेथड के द्वारा हम जो है ग्लूकोज की ढेर सारी मात्रा जब हमें बनानी हो तब हम इंडस्ट्रियल मेथड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर स्टार्च का फार्मूला होता है C6H10O5 का होल n। इसके जल के n अणुओं के साथ जल अपघटन कराते हैं। जल अपघटन के फलस्वरूप अम्लीय माध्यम में ग्लूकोज के n अणु प्राप्त होते हैं, C6H12O6। ये आपके सभी क्या होते हैं, ग्लूकोज। तो इस तरह से यहाँ पर हम ग्लूकोज के प्रिपरेशन की बात कर लिए। ग्लूकोज को आपने 2 मेथड से जाना, एक पहला बाई सुक्रोज जो कि प्रयोगशाला विधि है और दूसरा है बाई स्टार्च जो कि इंडस्ट्रियल मेथड है। स्टार्च का जल अपघटन कराएंगे तो ग्लूकोज के n मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे और इसके अगर इसका जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है समान मात्रा में। ठीक है, आइए हम ग्लूकोज के कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। हम केमिकल प्रॉपर्टी को क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है
सिद्ध कीजिए या बताइए कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, में पाए जाते हैं। तो हम जो है क्या करते हैं, ग्लूकोज का आप चयन करा देते हैं, CH2OH 4 टाइम CHOH 4 टाइम CH2OH। इसका अगर हम अपचयन करा दें हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, अपचयन कराने के फलस्वरूप क्या होता है, ये एन हेक्सेन कंपाउंड देता है, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 CH3, इसका नाम है एन हेक्सेन। ठीक है बेटा, तो ग्लूकोज का अगर अपचयन करा दे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ तो एन हेक्सेन प्राप्त होता है। एन हेक्सेन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 6 है। तो इससे हम बता सकते हैं कि ग्लूकोज में अगर ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का अगर अपचयन कराया जाए, अपचयन के फलस्वरूप एन हेक्सेन कंपाउंड दे रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसका अपचयन करा करके सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह के रूप में क्या पाया जाता है, एल्डिहाइड पाया जाता है। तो आप क्या कराएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में बॉन्ड CHO समूह पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका क्या करा देते हैं, चूंकि ये एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड का अगर हम क्या करा दें, ऑक्सीकरण कराते हैं, अगर एल्डिहाइड इस ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाएगा तो उसका अगर ऑक्सीकरण कराएंगे तो आप जानते हैं एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने पर क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम इसका दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में से ब्रोमीन जल ले लें, ब्रोमीन वाटर की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कराएं, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ये किस में कन्वर्ट हो जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये आपका जो हो जाएगा, इससे सिद्ध हो जाएगा कि इसमें एल्डिहाइड समूह पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका यही होता है, इसका ऑक्सीकरण कराने पर ये ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है। एसिड मिलता है। ठीक है, ये तो रही बात इसके ऑक्सीकरण की। इसी क्रम में हम दूसरा आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि इसमें कार्बोनिल समूह पाए जाते हैं। कौन से, कार्बोनिल समूह, ये ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हम क्या कराते हैं, आपसे पूछा जाता है सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें इसका हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अपक्रिया कराते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर बेटा साइनोहाइड्रीन हमें प्राप्त होता है। क्या मिलता है, साइनोहाइड्रीन। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और CN आकर के कार्बन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमें CnH CHOH 4 टाइम CH2OH। ठीक है, ये आपका साइनोहाइड्रीन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये तो बात रही कुछ रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में। एक बार हम आपको फिर से रासायनिक अपक्रियाओं को रिमाइंड करा देते हैं। पहला आपसे पूछा जाता है सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। तो अगर हम ग्लूकोज का अपचयन कराते हैं, अपचयन के फलस्वरूप वो किस में बदल जाए, एन हेक्सेन कंपाउंड में बदल जा रहा है। क्योंकि हेक्सेन
एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें 6 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होते हैं, ना कि कीटोन समूह। तो आप जानते हैं एल्डिहाइड की रासायनिक क्रिया में आप पढ़े हैं कि उसका एल्डिहाइड पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो एल्डिहाइड जो है ग्लूकोज में कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जो कन्वर्ट होकर के ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं ग्लूकोज का में जो है एल्डिहाइड समूह पाए जाते हैं। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह पाए जाते हैं। ये कार्बोनिल समूह यही होता है ना बेटा, C डबल बॉन्ड O और इससे 2 बंध निकले रहते हैं। अगर दोनों बंध एल्किल समूह है तब तो कीटोन है, अगर एक एल्किल और एक हाइड्रोजन है तो क्या हो जाता है, एल्डिहाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि इसमें कार्बोनिल समूह पाए जाते हैं। तो क्या करते हैं, कार्बोनिल की अपक्रिया में आप पढ़े हाइड्रोजन साइनाइड की अगर अपक्रिया इसके साथ कराते हैं तो ये साइनोहाइड्रीन देता है। अगर साइनोहाइड्रीन कंपाउंड बना रहा है तो इससे सिद्ध हो जाता है कि इसमें कार्बोनिल समूह पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके ये कुछ रासायनिक अपक्रिया की बात हो गई। जो छूट रही है हम आपको अगले रासायनिक अपक्रिया में अगले वीडियो लेक्चर में बता देंगे। थैंक यू।